मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बात खत्म करो, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें डालो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता है एग्जाम में, प्रूफ आता है, टाइम पीरियड ऑफ बार मैग्नेट, टाइम पीरियड ऑफ बार मैग्नेट। इसका प्रूफ आ सकता है 2 और 3 मार्क्स में, नॉर्मली 2 मार्क्स में आता है, समटाइम 3 मार्क्स। ठीक है, सबको मैग्नेटिक फील्ड दिख रही? क्या नॉर्थ और साउथ पोल दिख रहे हैं? बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, सबको आइडिया है? ठीक है, क्या ये जो पोल है, कुछ जो बार मैग्नेट है, कुछ एंगल बना रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से, थीटा, ठीक है? इस पे टॉर्क लग रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, एम बी साइन थीटा, सबको पता है? चैप्टर 4 हमने करा, टॉर्क का फॉर्मूला है एम बी साइन थीटा। ये माइनस साइन मैंने क्यों लगाया? ये बताने के लिए कि ये टॉर्क कैसा है, रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग का क्या मतलब होता है? थीटा 0 करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये टॉर्क चाहता है कि बार मैग्नेट अलाइंड हो जाए, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में टॉर्क, उसी डायरेक्शन में बार मैग्नेट हो जाए। अगर स्मॉल एंगल है तो क्या मैं टॉर्क को माइनस एम बी थीटा कह सकता हूँ? तो कंडीशन है, फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा को मैं थीटा कह सकता हूँ। तो क्या टॉर्क प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा आ गया? ठीक है, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा आ गया, इसका मतलब ये एसएचएम करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो कई बार एग्जाम में आता है, प्रूव दैट बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एग्जीक्यूट एसएचएम इफ यू डिफ्लेक्ट बाय स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल का मतलब है 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 70 डिग्री नहीं, ध्यान दिया? स्मॉल एंगल का मतलब मैंने बोला 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, तब नहीं हो, तब पीरियोडिक होगा, एसएचएम नहीं हो। एसएचएम के लिए जरूरी है टॉर्क प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा हो। और साइन थीटा को नोटिस करा सबने? साइन थीटा को मैंने अप्रोक्सीमेटली क्या लिखा है, थीटा, स्मॉल एंगल के लिए होता है। अगर तुम पूछोगे स्मॉल एंगल कितना, तो चौथी साइड में लिख लो, थीटा शुड बी इक्वल टू और लेस देन 10 डिग्री। 10 डिग्री तक स्ट्रिक्टली एसएचएम होगा। हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये बताओ, क्या हमने 11th क्लास में कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा? ठीक है, यहाँ साइड में मैंने लिख दिया, टॉर्क को मैंने क्या यूज कर लिया है, आई अल्फा। अगर किसी को याद हो एसएचएम में, क्या मैं अल्फा को माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा कह सकता हूँ? थोड़ा 11th वाले फॉर्मूले हैं। तो अल्फा को मैंने क्या लिख दिया है, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। अल्फा यहाँ पर क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, और थीटा क्या है, स्मॉल डिफ्लेक्शन। क्या माइनस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा? तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया हमारा, एम बी बाई आई, ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट एम बी बाई आई। क्या ओमेगा को हम 2 पाई बाई टी कह सकते हैं? क्या ओमेगा को 2 पाई बाई टी कह सकते हैं? तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ गया हमारा, 2 पाई अंडर रूट एम बी अपॉन आई। यहाँ पर आई का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल सही। हाँ, अगर रॉड है तो मिड पर एम एल स्क्वायर बाई 2। अगर बार मैग्नेट को रॉड की तरह देख रहे हो, तो मिड पॉइंट पर अगर तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो, तो इसका फॉर्मूला है एम एल स्क्वायर बाई 12। एम एल स्क्वायर बाई 12 में एल क्या है, लेंथ, और एम मास। हाँ, रॉड के मिड पर या बार मैग्नेट के मिड पर। अगर एंड पर है तो एम एल स्क्वायर बाई 3।
जरूरत नहीं पड़ती वैसे इतना, कहीं जरूरत पड़ेगी तो पूछ लेना। मिड पर सेंटर ऑफ मास पे मैंने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। इस पे काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये फिर डेरिवेशन आएगी या न्यूमेरिकल आएगा। अगर बाय चांस कभी फ्रिक्वेंसी पूछ लिया तब क्या करोगे? 1/t कर दो। बस 1/t। तो अगर टी का फॉर्मूला पता है तो फ्रिक्वेंसी निकल जाएगी। फ्रिक्वेंसी को मैंने 1/t कह दिया है, तो मेनली मैं चाहता हूँ टी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट नहीं सॉरी I/mb होना चाहिए। सॉरी गलत लिख दिया मैंने, I/mb होना चाहिए। टी इक्वल टू पाई रूट I/mb। m मैग्नेटिक मोमेंट है, नहीं ओमेगा ठीक लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा ना। ओमेगा इज अंडर रूट mb/i बट टी इज 2 पाई रूट I/mb। बी हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और कैपिटल M मैग्नेटिक मोमेंट है। सबने नोट कर लिए? इन पे काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस फॉर्मूले पे खासकर। अगर ये हो गया तो मैं आगे कुछ बताऊं। हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चैप्टर 4 में मैंने कोई फॉर्मूला बताया तुम लोगों को मैग्नेटिक मूवमेंट का? आई है ना, सही। अब चैप्टर 5 में कोई नया फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि क्या हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिक डाइपोल का कुछ फिगर है, ऐसा कुछ +q एंड -q, याद आ रहा है? क्या हमने डाइपोल मूवमेंट कुछ पढ़ा था? P इज इक्वल टू q इंटू 2a। तो जिसको हम +q कहते थे इलेक्ट्रोस्टैट में, उसको यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ? नॉर्थ पोल। जिसको साउथ पोल बोलते हैं वो एक्चुअली कौन है? -q जैसा। तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। बार मैग्नेट में मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं m इंटू 2l। m इंटू 2l, स्मॉल m का मतलब है पोल स्ट्रेंथ। स्मॉल m को मैंने बुलाया पोल स्ट्रेंथ। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज बोलते थे, यहाँ क्या बोलेंगे? पोल स्ट्रेंथ। डायरेक्शन मैंने किधर बोली है? साउथ टू नॉर्थ। अगर मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहते हो तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से कहाँ जाएगी? साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट। नोटिस करो। और इनसाइड कैसे जाएगी? आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओपन लूप है या क्लोज लूप है? क्लोज लूप। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओपन लूप। ध्यान रखना डिफरेंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओपन लूप है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करा था q इंटू 2a, और डायरेक्शन क्या दी? -q टू +q। वैसे मैंने यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करा? स्मॉल m इंटू 2l। 2l का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। वैसे प्रिसाइसली अगर तुम मुझसे पूछोगे तो साउथ पोल बिल्कुल एंड पे नहीं होता, थोड़ा अंदर होता है। नोटिस करा मैंने क्या बोला? साउथ पोल बार मैग्नेट के थोड़ा अंदर साइड होता है, और नॉर्थ पोल भी थोड़ा अंदर होता है। तो जो ये हमारी 2l है, एक्चुअली किसके बीच की डिस्टेंस है? पोल्स के बीच की डिस्टेंस, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो अगर एक बार मैग्नेट तुम्हारे पास है 5 सेंटीमीटर का, तो 2l 5 होगी या थोड़ा कम होगी? ध्यान दिया, थोड़ा कम होगी। प्रिसाइसली अगर बोलूं, रफली बोल रहा हूं तो ठीक है, ऑलमोस्ट बार मैग्नेट कह सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है पोल मैग्नेट, पोल स्ट्रेंथ।
ध्यान देना, इस पे क्वेश्चन बनेगा। इसमें बहुत सारी बातें तुम्हें बुक में नहीं मिलेंगी, बट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ध्यान देना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोला मैंने। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे देखिए, अगर ये फॉर्मूला समझ में आया हो तो। अगर यहां तक की बात क्लियर हो तो आगे बढ़े। अभी तक मैंने तुमको दो बातें सिखाई। टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा में माइनस साइन क्या बताता है? रीस्टोरिंग। ध्यान रखना, हमेशा हम टॉर्क एम बी साइन थीटा बोलते हैं, यहाँ पर मैंने क्या बोला है? माइनस एम बी साइन थीटा। तो माइनस साइन इसलिए लगाया बताने के लिए कि टॉर्क चाहता है थीटा क्या हो जाए? जीरो, जिसको हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं रीस्टोरिंग। जिससे मैंने टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। आई हमारा कौन है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बार मैग्नेट को हम रॉड की तरह कंसीडर करेंगे तो सेंटर ऑफ मास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाई 12। ठीक है, जब मैंने ml स्क्वायर बाई 12 लिखा है तो यहाँ पर मैं बार मैग्नेट की लेंथ कितनी ले रहा हूँ? L। ठीक है, ध्यान रखना, ml स्क्वायर बाई 12 में m क्या है? मास। L क्या है? लेंथ। सही। mb में b हमारी कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। और m कौन है? मैग्नेटिक मोमेंट। जिसको मैंने और क्लैरिफाई करा कि मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब मुझे पता है स्मॉल m इंटू 12। स्मॉल m को मैंने क्या बोला है? पोल स्ट्रेंथ, या इसको मैग्नेटिक चार्ज भी कई बार कहते हैं। ध्यान देना, स्मॉल m को हम लोग मैग्नेटिक चार्ज भी मानते हैं। तो नॉर्थ को कैसा चार्ज मानोगे? प्लस क्यू एम। और साउथ को कैसा लोगे? माइनस क्यू एम। समझ में आ रहा है क्यों लगा रहा हूँ? मैग्नेटिक चार्ज। एम का मतलब मैग्नेटिक बोलना चाह रहा हूँ। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन मैंने क्या बताइए? साउथ टू नॉर्थ। डायपोल मूवमेंट की साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड की नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द बार मैग्नेट, एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द बार मैग्नेट। मैंने बोला अगर डायग्राम को ध्यान से देखें तो क्या मैंने डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो करी? देख रहे? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एरो देखो, क्या नॉर्थ टू साउथ जा रहा है? आउटसाइड। और इनसाइड देखो, साउथ टू नॉर्थ। और ये क्लोज लूप है, राइट? ये बात भी नोट कर लो, बी फॉर्म क्लोज लूप। यानी ये बात डिस्टिंग्विश करती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा फील्ड लाइंस ओपन लूप होती हैं, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हैं, वापस नहीं आती, वन वे ट्रैक है लूप। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारा कैसा है? क्लोज लूप, जा भी सकती है और आ भी सकती है। अगर बाहर देख रहे हो तो नॉर्थ टू साउथ जा रही है, अंदर देख रहे हो तो साउथ टू नॉर्थ। ठीक बात है। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन मैंने क्या बोली है? साउथ टू नॉर्थ। ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन होगी नहीं तो बाद में, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इन पे। ये क्लियर है यहाँ तक की बात सबको? ठीक है, अब ध्यान देना। एक बात और नोट कर सकते हो, m इंटू 2l में l शॉर्टेस्ट लेंथ है। शॉर्टेस्ट लेंथ है, इसका मतलब डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट। अभी इस पे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। अभी तो बार मैग्नेट स्ट्रेट है, राइट? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। अब अगर हॉर्स शू मैग्नेट दे दिया, नोटिस करा सबने मैंने क्या बात बोली? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है क्या? तो लेंथ हम पाई आर लेंगे या 2r लेंगे? तो 2r लेंगे। इस बात पे नोटिस करना, शॉर्टेस्ट लेंथ बोला है मैंने, तो इसका मतलब मैं इस डायग्राम में 2r लूंगा। इतना हो गया? ठीक है, मुझे मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, देखना और सब लोग बताना। सब लोग ध्यान देना, मैंने क्या करा। अगर मैं इस बार मैग्नेट को बीच से कट कर दूं तो क्या होगा? टू मैग्नेट्स मीटिंग। हाँ, वेरी गुड। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर मैग्नेट को कट करोगे
तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ क्या हमारे पास 2 मैग्नेट आ जाएंगे? ठीक बात है। अगर एक बार मैग्नेट को मैंने बीच से कट कर दिया तो हमारे पास क्या हो गए? 2 मैग्नेट आ गए। जो स्ट्रॉन्ग है या वीक है? 2 मैग्नेट विथ वीकर प्रॉपर्टीज। सर वीक तो उसके कंपैरेटिवली होंगे ना, तो हाँ, ओरिजिनल के यहाँ वीकर प्रॉपर्टी का मतलब है ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा क्रिएट करेंगे या कम? कम। अब मैं जानना चाहता हूँ स्मॉल एम पे क्या इफेक्ट पड़ा कट करने से? बताओ भाई, स्मॉल एम का मतलब मैं पोल स्ट्रेंथ कहना चाह रहा हूँ। बताओ भाई। कोई इफेक्ट नहीं होगा। वेरी गुड। क्योंकि मैंने बहुत क्लियरली बोला था पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया नहीं बोला था मैंने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये चीज ये बनाया मैंने। तो कर्व सरफेस एक एरिया देखना है या क्रॉस सेक्शन? क्रॉस सेक्शन समझ पा रहे हो? मैं साइड में बनाता हूँ। अगर एक सिलेंडर है तो क्या मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ? तो अगर लेंथ के परपेंडिकुलर कट करोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। डाइपोल मोमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बताओ भाई। डाइपोल मोमेंट था m × 2l। मुझे तो लगता है हाफ हो जाएगी। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। क्या कैपिटल M का फॉर्मूला m × 2l था? स्मॉल m तो सेम है, लेंथ हाफ हो गई क्या? बताओ भाई। अगर कट कर दोगे तो लेंथ हाफ नहीं हो जाएगी? अगर बार मैग्नेट की लेंथ पहले 4 सेंटीमीटर थी, तुमने बीच से काट दी तो लेंथ 2 सेंटीमीटर हो गई। तो अगर लेंथ हाफ तो मैग्नेटिक मोमेंट हाफ। ठीक बात है। ध्यान से देखते जाना, नहीं बाद में तुम्हें बहुत कंफ्यूजन होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या फर्क पड़ेगा? मास पे क्या इफेक्ट पड़ा? हाफ। लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ा? लेंथ हाफ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या इफेक्ट पड़ा? 1/8। ध्यान से देखते जाओ, नहीं फिर फंस जाओगे एग्जाम में। ये बात समझ में ही मास हाफ क्यों बोल रहा हूं मैं? भाई पूरे मैग्नेट का मास अगर 10 ग्राम था, तुमने आधा काट दिया, तो अब एक मैग्नेट का कितना मास बचा? 5 ग्राम। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2π√I/mv। सही बात है। आई पे क्या इफेक्ट पड़ा? I/8। एम पे क्या इफेक्ट पड़ा था? m/2। तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ा? 1/2। बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। जो मैंने ये कट करा है, इस कट को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स कट या लॉन्गिट्यूडनल कट? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स समझते हो? परपेंडिकुलर टू लेंथ। तो अगर मैग्नेट को मैंने ट्रांसवर्स कट करा तो लेंथ हाफ हो गई है, पोल स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मास हाफ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/8। सोच लो आराम से। मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब मैं मैग्नेटिक मूवमेंट लिख रहा हूँ, राइट? और यहाँ ध्यान दो, एक स्मॉल m का मतलब क्या है? स्मॉल m का मतलब पोल स्ट्रेंथ। कैपिटल M का मतलब क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाले मास को मैंने कोई सिंबल ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन हो जाती है क्या 3 3 m को देख करके? स्मॉल m मैंने बोला पोल स्ट्रेंथ है,
कैपिटल एम मैंने बोला मैग्नेटिक मूवमेंट है और मास को मैंने मास रहने दिया। तो अगर एक मैग्नेट को तुमने ट्रांसवर्स कट करा तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बड़ा वाला है मास है, छोटा वाला है मैग्नेटिक। छोटा वाला एम पोल स्ट्रेंथ है और बड़ा वाला एम मैग्नेटिक मूवमेंट है। अब मास का कोई सिंबल ही नहीं लिखा, मास को मास लिख दिया मैंने, जिससे कंफ्यूजन ना हो। टाइम पीरियड हाफ हो गया क्या ट्रांसवर्स कट करने पे? तो अब मैं दूसरा कैसा कट करना चाहता हूँ? लॉन्गिट्यूडनल। तो तुम लोग ट्राई करो, देखो कर पाते हो इस बार। इसका मतलब मैं इस बार चाहता हूँ ऐसा कट कर दूं। ठीक है, अब बताओ भाई स्मॉल एम पे क्या इफेक्ट पड़ा? हाफ, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया। लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ा? सेम। पोल स्ट्रेंथ पे, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा? बताओ भाई, सेम या हाफ? हाफ। क्यों हाफ? क्योंकि इस बार लेंथ सेम है, स्मॉल एम हाफ हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या इफेक्ट पड़ा? पिछले वाले लेंथ को हाफ कर दो, हाँ मतलब केस 1 में कैपिटल एम हाफ क्यों हुआ था? क्योंकि लेंथ हाफ हुई थी। और इस बार फिर से कैपिटल एम हाफ हुआ है, बट इस बार पोल स्ट्रेंथ की वजह से। बताओ भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या इफेक्ट पड़ा? हाफ हो जाएगा इस बार। तो आई को मैं I/2 डालूंगा और एम को क्या डालूंगा? M/2। पड़ जाएगा क्या? तो टाइम पीरियड सेम रहेगा। सबने नोटिस करा? तो एग्जाम में ध्यान से देखना, ट्रांसफर्स कट करा है या लॉन्गिट्यूडनल। रट्टा मत लगाना, लॉजिक से देखना। लॉन्गिट्यूडनल कट करने पे टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ा? सेम है। और ट्रांसफर्स कट करने पर हाफ हो गया था। ठीक है, ये बात क्लियर हुई सबको? और मैंने बोला नॉर्थ पोल मुझे कैसा दिखता है? जैसे कि प्लस क्यू चार्ज। और यहाँ पर क्यू को मैं इलेक्ट्रिक चार्ज बोल रहा हूँ या मैग्नेटिक चार्ज? मैग्नेटिक चार्ज प्लस क्यू। साउथ मुझे क्या दिख रहा है? माइनस क्यू। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या दिख रही है? साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिख रही है नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। डाइपोल ही है। डाइपोल दो पोल, समझ में आया? तो दो पोल होता है बार मैग्नेट में। अगर यहां तक क्लियर हो तो आगे कुछ डिस्कस करें। ठीक है, अब हेडिंग डालो वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी of bar magnet in external magnetic field. अगर नोटिस करोगे तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे लगेंगे, सिमिलर। ठीक है, वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ध्यान से देखना, क्या सबको ये मैग्नेट दिख रहा है? अब इस मैग्नेट को मैं क्या करना चाहता हूँ? रोटेट। तो ये अपने आप रोटेट होगा या हमें कुछ फोर्स लगा के रोटेट करना पड़ेगा? है ना? और उस फोर्स की वजह से एक टॉर्क बनेगा। तो रोटेशन में फोर्स रिस्पॉन्सिबल है या टॉर्क? टॉर्क। मेरा पॉइंट सामने ध्यान दिया?
इस बार मैग्नेट पे मैं कुछ फोर्स लगाऊंगा, उस फोर्स की वजह से क्या क्रिएट होगा? टॉर्क। उस टॉर्क की वजह से क्या होगा? वर्क डन एंड पोटेंशियल। तो पहले मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुमको ये फॉर्मूला पता है? वर्क इज टॉर्क डी थीटा। ठीक है, पता तो अच्छी बात है, नहीं तो हाथ से याद रखना है। अगर टोटल वर्क डन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। अब टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा या माइनस एम बी साइन थीटा? एम बी साइन थीटा। मैंने इसीलिए बोला था क्लियरली, मैं हमेशा टॉर्क को एम बी साइन थीटा बोलता हूँ। जब रीस्टोरिंग टॉर्क बोलूंगा तो वहां पे माइनस साइन रीस्टोरिंग नेचर के लिए है। यहाँ रिस्टोर कहाँ हो रहा है? यहाँ तो ऑलरेडी 0 डिग्री पे था, मैंने तो घुमाया है इसको। आई होप सबको डिफरेंस समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं थीटा 0 कर रहा हूँ या 0 से घुमा रहा हूँ? 0 से घुमा डायग्राम को इसीलिए बनाया था समझाने के लिए कि 0 से 10 डिग्री घुमा दिया, 20 डिग्री घुमा दिया, 90 डिग्री घुमा दिया, कुछ ऐसा। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि भाई इनिशियल एंगल कितना है? थीटा आई, और फाइनल एंगल कितना है? थीटा है। जनरल बना रहा हूँ तो माइनस एम बी साइन थीटा होता है रीस्टोरिंग टॉर्क। इसका मतलब मैं हमेशा टॉर्क बोलता हूँ एम बी साइन थीटा। सिर्फ एक डेरिवेशन थी जहां पे मैंने बोला रीस्टोरिंग नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने माइनस साइन लगाया। मतलब टॉर्क था वहां पर भी एम बी साइन थीटा, माइनस सिर्फ रीस्टोरिंग के लिए था। तो क्या अब हम साइन थीटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं? ब्रैकेट में साइन थीटा बचा है क्या जो इंटीग्रेशन के अंदर? तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस या कॉस? माइनस। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, बट साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। इंटीग्रेशन करा मैंने, माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा? कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। यानी मैंने लिमिट अप्लाई कर दी क्या? इसका मतलब मैंने किस चीज का फॉर्मूला बना दिया? वर्क का। इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, यहां से न्यूमेरिकल आता है। क्या ये ऑलमोस्ट सेम डेरिवेशन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में करी है? वर्क डन इज माइनस पीई कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। मैंने कहा था बहुत सारे फॉर्मूले सिमिलर चलेंगे आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छा करा है तो यहाँ फायदा मिलेगा, यहाँ अच्छा करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने आप सही हो जाएगा। हाँ, अगर यूनिफॉर्म है तो नहीं लगेगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो लगेगा। तो अभी तो हम यूनिफॉर्म फील्ड लेते हैं। हाँ, यूनिफॉर्म में 0। हाँ, यहाँ हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे घुमाने के लिए। तो क्या हेडिंग का नाम था? वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक बात है। तो अभी मैंने आधी बात बताई तुम्हें। वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस एम बी कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। मैंने नोटिस करो थीटा 1 थीटा 2 नहीं लिखा है, मैं हमेशा थीटा इनिशियल और थीटा फाइनल लिखता हूँ, जिससे तुम्हें एंगल में कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग भी हमेशा इसी कन्वेंशन को फॉलो करो। वर्क डन इज माइनस एम बी कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। और यहाँ एक बात क्लियरली लिख लो, ये वर्क डन कौन है? एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल टॉर्क या फोर्स। एक्सटर्नल वर्ड यूज करा मैंने। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कर रही है या कोई करवा रहा है? कोई करवा रहा है। हम उसको 0 डिग्री से घुमा कर ले जा रहे हैं 30 40 50 डिग्री तक, जो डायग्राम मैंने बनाया। और जो फॉर्मूला बनाया उसमें 0 डिग्री लिया है या जनरल ले लिया है? जनरल। जनरल की इनिशियल एंगल थीटा ही, फाइनल एंगल थीटा एफ है। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, अब मैं कंडीशन डाल रहा हूँ। थीटा इनिशियल मैंने 90 लिया है, ध्यान देना 0 नहीं लिया, क्या लिया है? 90। और थीटा फाइनल मैंने कितना ले लिया है? थीटा। तब हम वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। सबने नोटिस करा? मैं वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कहूंगा या उसकी कोई कंडीशन होती है? कंडीशन मैंने बताई। अगर इनिशियल एंगल 90 है और फाइनल एंगल थीटा है तो मैं लिखूंगा माइनस एम बी कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। यू सिंबल का मतलब मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहता हूँ।
थीटा इनिशियल है और एक थीटा फाइनल है, तो जो इनिशियल है उसी पॉइंट से घूम के वो फिर से इनिशियल पॉइंट पे तो जीरो हो जाएगा। जीरो है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो तुम पूछ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्या मेरे पास ऐसा बन गया, u इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 90 कितना होता है, जीरो। तो क्या मैं माइनस एम बी कॉस थीटा कह सकता हूँ? क्या मैं इसको माइनस एम डॉट बी कह सकता हूँ, है ना? तो कई बार ध्यान रखना वेक्टर में दे देता है एग्जाम में, दोनों फॉर्म पता होनी चाहिए, स्केलर और वेक्टर दोनों। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस एम बी माइनस एम डॉट बी, या फिर माइनस एम बी कॉस थीटा। अगर थीटा तुमने जीरो डाल दिया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, बताओ भाई? माइनस एम बी। ये मिनिमम है या मैक्सिमम है? मिनिमम। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर थीटा मैंने 180 डाल दिया तब क्या होगा, प्लस एम बी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम अनस्टेबल। इन सब पे क्वेश्चन आते हैं, और ये नई बात है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारा, सिमिलर पढ़ा है ना हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अगर थीटा 90 कर दूं तब यू जीरो। और ये हमारी कौन है, नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम चाहते हो तो एंगल 180 कर दो, मिनिमम चाहते हो तो जीरो कर दो, 0 डिग्री। और पोटेंशियल एनर्जी जीरो चाहते हो तो थीटा 90 कर दो। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर को बार मैग्नेट रख दो। मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट अगर परपेंडिकुलर है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो देगी, बट मिनिमम नहीं होगी, ध्यान देना। जीरो इज नॉट मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम माइनस एम बी होती है, जीरो नहीं होती। अगर ये हो गया तो आगे बढ़े, सबका हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट इन डालो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। ठीक है, क्या सबको नॉर्थ साउथ दिख रहे हैं? मैंने जो मैग्नेट रखा है क्या वो एक्स एक्सिस पर है, ठीक है ना? ठीक है, और मैंने एक पॉइंट ले लिया है, वो पॉइंट भी हमारा एक्स एक्सिस पर है। तो क्या मैं इसको एक्सियल कह सकता हूँ? ध्यान दिया मैंने क्या बोला, जहां पे बार मैग्नेट है उसी एक्सिस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, तो सेम एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल। जिसका फॉर्मूला होता है 2 k m/r3। नोटिस करना, सिमिलर है क्या, 2 kp/r3 या 2 km/r3 है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट में k कितना होता था 1/4πε0। यहाँ का k कितना है, V0/4π। तो क्या 2 km/r3 से याद करना आसान है ना? बुक्स में तो ऐसा लिखा हुआ, 2 × V0/4π × m/r3, एक ही बात है। पर मुझे लगता है 2 km/r3 याद करना तुम्हारे लिए आसान है।
मैंने अपने एग्जांपल में बार मैग्नेट को एक्स एक्सिस पर रखा था, राइट। अब अगर जो मैंने रेड कलर से लाइन ड्रॉ करी है तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो उसको एक्सियल बोलेंगे या इक्वेटोरियल? ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट किस डायरेक्शन में है? मैग्नेटिक मूवमेंट साउथ टू नॉर्थ है ना। तो अगर एक्सियल पे फील्ड बात करोगे तो एक्सियल पे फील्ड क्या मैग्नेटिक मूवमेंट के पैरेलल है? क्या एक्सियल पे जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक मूवमेंट है पैरेलल है? इक्वेटोरियल पे क्या लग रहा है, पैरेलल है या एंटी पैरेलल है? क्योंकि मैंने दिखाया फील्ड किधर जा रही है, लेफ्ट में, और मैग्नेटिक मूवमेंट किधर जा रहा है, राइट में। तो अपोजिट साइन को वेक्टर में हम लोग किससे शो करते हैं, माइनस से। तो क्या माइनस के पी बाई आर क्यूब होता था। अब मुझे इस पी को हटा के क्या लिख देना चाहिए, एम। बस बन गया फॉर्म, ठीक बात है। बस पी को हटा के क्या लिख दिया मैंने, एम। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। इक्वेटोरियल पे हमेशा इक्वेटोरियल की मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मूवमेंट के एंटी पैरेलल होगी, एक्सियल पे लॉन्ग होगी, इक्वेटोरियल पे एंटी पैरेलल, अपोजिट डायरेक्शन। और यहाँ पर के का मतलब मैंने क्लियरली बता दिया है, के का मतलब क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये 10⁻⁻⁷ एक ही बात है। तो अगर ये फॉर्मूले पता है तो क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएंगे, बट जरूरी बात है कि ये फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए। अगर ये नोट हो गया तो आगे बढ़े, बताओ भाई, हो गया, ठीक है। फॉर्मूले देख लो, किसी फॉर्मूले में कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे। टाइम पीरियड देख लिया 2π√I/mv, मैग्नेटिक मूवमेंट देख लिया m×2l। ट्रांसफर्स कट करने पर टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ा, हाफ हो गया। लॉन्गिट्यूडनल कट करने पर सेम रहेगा। वर्क डन है हमारा -mb cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी है -m.v। एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है +2 km/r3, और इक्वेटोरियल पे क्या है, -km/r। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ क्या बताता है, E.ds का इंटीग्रेशन करोगे क्लोज सरफेस के लिए तो Q/ε0। गॉस थ्योरम का अगर हम मैग्नेटिक फॉर्म देखें तो मैंने क्या लिखा है, B.ds इक्वल टू 0। ध्यान देना, B.ds को μ0I मत कर देना, वो B.dl था, एम्पियर सेकेंड लॉ था वो, B.del। लेंथ पे करोगे तो एम्पियर सेकेंड लॉ, एरिया पे करोगे तो गॉस। यानी गॉस की दो फॉर्म है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली और मैग्नेट वाली। तो मैग्नेट वाली मैंने फॉर्म क्या बताई, B.ds फॉर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन इज ऑलवेज 0। ठीक है, इससे हमने दो बातें सीखी, एग्जाम में कंक्लूजन भी पूछ लेता है। पहला कंक्लूजन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज टू, ध्यान दिया सबने। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज टू, इसका अलावा हमेशा 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप होती है, क्लोज लूप होती है। उसका रीजन आज तुम्हें मालूम पड़ा, गॉस लॉ से मालूम पड़ता है।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसी लूप बनाएंगी? क्लोज। दूसरा, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब मैग्नेट में अकेला नॉर्थ नहीं हो सकता, अकेला साउथ नहीं हो सकता, नॉर्थ और साउथ हमेशा साथ में। ये बात हमने कहां सीखी? गॉस लॉ से। गॉस लॉ ने बताया कि अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ नहीं होता, हमेशा साथ में होंगे, डाईपोल होंगे हमेशा, मोनोपोल नहीं होगा। या तो नो पोल होगा या डाईपोल होगा। ध्यान देना, मैंने दो बातें बोली, या तो नो पोल होगा या डाईपोल। नो पोल का कोई एग्जांपल दे सकता है? मोनोपोल नहीं होगा, ये तो डाईपोल होगा या जीरो पोल होगा। तो नो पोल में हाँ, तभी तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो टोरॉइड एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। पोल नहीं हो जाएगा। कोई ऐसा एग्जांपल कोई दे सकता है जिसमें कोई भी पोल ना हो बट मैग्नेटिक फील्ड हो? उनमें होता है, पोल होता है। और तुम्हें 100% पता है, तुम्हें 100% पता है, बस पहचानने वाली बात है। कोई ऐसा एग्जांपल जो मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट करता है बट पोल नहीं होता, जिसको मैं बोल रहा हूँ नो पोल? बताओ भाई। टोरॉइड, बहुत बढ़िया, एक टोरॉइड हो गया। और सोचो, एग्जांपल ऑफ नो पोल। नहीं, पहला एग्जांपल हमने क्या देखा? टोरॉइड। टोरॉइड याद है तुम लोगों को? हमने ऐसा कोई पाइप लिया था, उसके ऊपर कॉलिंग कर दी थी, तो टोरॉइड में एंड होता है या नहीं होता? टोरॉइड हैज नो एंड। टोरॉइड का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? जीरो। और टोरॉइड में कोई एंड नहीं है और कोई पोल भी नहीं है, ध्यान दो, कोई पोल नहीं होता। दूसरी बात, स्ट्रेट वायर। क्या स्ट्रेट वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है? होती है ना? बताओ भाई सब लोग। मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट करता है, पर कोई पोल थोड़ी नहीं होता स्ट्रेट वायर में। ये बात बोली मैंने? हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, इसका भी पोल ही नहीं है। तो एग्जाम में जनरल क्वेश्चन पूछता है या ढूंढ करके पूछता है? बढ़िया क्वेश्चन ढूंढ करके पूछते हैं एग्जाम में। अगर पहले कुछ आइडिया है तो कर ले जाओगे, नहीं तो आइडिया क्लिक ही नहीं करता कि क्या बात कर रहा है। तो गॉस लॉ ने क्या बोला? मोनोपोल नहीं होगा। नोटिस करा ना, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ। गॉस लॉ ने सिर्फ एक बात बोली थी, अकेला नॉर्थ नहीं होगा या अकेला साउथ नहीं होगा, या तो कोई पोल नहीं होगा या डाईपोल होगा। या तो डाईपोल होगा या नो पोल होगा, मोनोपोल नहीं हो सकता। अरे सॉरी, हैज नो एंड, हैज नो एंड। तो टोरॉइड में क्या खास बात है? कोई पोल नहीं होगा, कोई एंड नहीं होगा और मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा। सही बात है। अगर मैं सोलेनॉइड के बारे में सोच रहा हूँ, तो सोलेनॉइड में एंड होता है नहीं होता? होता है, दो दो एंड्स होते हैं, और एक एंड नॉर्थ पोल की तरह काम करता है, दूसरा पोल साउथ की तरह। हाँ, वैसे ही कह लो, जैसे फैन में कॉइलिंग होती है। तो सोलेनॉइड में पोल्स होंगे या नहीं होंगे? सोलेनॉइड में होंगे। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब मैं चाहता हूँ तुम लोग एनसीईआरटी ओपन करो, मैं टिक करा दूँ क्या क्या मैंने पढ़ा दिया। सब लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन करो भाई, जो टिक करना है तुम लोगों को।
चैप्टर 5। ठीक है, ठीक तो कर लो बेटा। अब देखो कितना हुआ है, मैं टिक करवा रहा हूँ, देखते जाओ अपनी बुक में। पेज नंबर है ये 174। 174। अब अपनी बुक में टिक करो, देखो क्या लिखा है कि सम ऑफ कॉमनली नोन आइडियाज रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म। 5 पॉइंट्स दिए हैं, टिक करो जल्दी से, रीड करो फिर डिस्कस करेंगे। बुक में टिक कर लो, डिस्कस कर लेंगे तो आइडिया लग जाएगा क्या लिखा हुआ है। बस टिक कर दो और एक बार रीड करो, और ये पॉइंट्स चैप्टर 6 में काम आएंगे। सर में नोटिस कराना मैंने क्या बोला, ये पॉइंट्स चैप्टर 6 में काम आएंगे। फाइव, मैंने बोला चैप्टर 5 जनरली 2-3 मार्क्स का आता है, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, हो सकता है 7 मार्क्स का दे दें। ऐसा रूल थोड़ी नहीं है बेटा कि ये 2-3 मार्क्स का आएगा। अभी देखना ना, मैं कराऊंगा, देखना कितना बड़ा चैप्टर है। मतलब मैंने कहा जनरली 2 या 3 मार्क्स का आता है, बट थोड़ा थोड़ा करके। आगे चैप्टर तो ऐसे ही है ना, चैप्टर 7 में 3 मार्क्स, 8 का भी 3 मार्क्स का है। एसी नहीं, एसी पड़ेगा 5। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहे हैं ये बताओ मुझे। अर्पित सामने देखो बेटा, अर्पित फर्स्ट पढ़ लो, नहीं बाद में नहीं समझ में आएगा। अर्थ हमारी बार मैग्नेट है, उसकी डायरेक्शन किधर है, पढ़ो ध्यान से। नॉर्मल बात लिखी है, थोड़ा तुम्हें अजीब लगा, ध्यान से देखो। साउथ टू नॉर्थ, आपने नोटिस करा साउथ टू नॉर्थ को सर्कल करना, ये थोड़ा तुमको अजीब लगना चाहिए। कहाँ साउथ टू नॉर्थ होती है, ध्यान दो, नहीं गड़बड़ होगी। तो एक्सटर्नल में कैसी होनी चाहिए, यहाँ क्या लिखा है, ध्यान दो, मैंने सर्कल करा क्या साउथ टू नॉर्थ को। अपना दिमाग लगाओगे तो एग्जाम में फिर उल्टा ही होगा। मैंने बहुत क्लियरली बोला, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगी, जियोग्राफिकल साउथ टू जियोग्राफिकल नॉर्थ। देख लो, आप सोचो हम लोग अर्थ के अंदर रहते हैं या बाहर रहते हैं, तो अर्थ के बाहर की तरफ होनी चाहिए। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों हुआ ऐसा, बट अभी ध्यान से देख लो। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट देखो बेटा, इस चैप्टर में 3-4 क्लास लग जाएगी अगर ऐसे करोगे तो। सेकेंड पॉइंट को वहां पे लिख लो, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। अगर एग्जाम में बोलता है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। थर्ड पॉइंट तो इजी है, नॉर्थ नॉर्थ में क्या होगा, रिपल्शन, साउथ साउथ में रिपल्शन, और नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन, ये सबको पता है। फोर्थ प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस कर ली, अगर एक बार मैग्नेट को ब्रेक करोगे तो क्या हमारे पास 2 बार मैग्नेट आ जाएंगे विद वीकर प्रॉपर्टीज। एक बात को यहाँ अंडरलाइन कर लेना, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, लिखा हुआ है ना, सर्कल कर लेना। ये बात हमने कहाँ सीखी, गॉस लॉ में, गॉस लॉ। लास्ट पॉइंट, अगर आयरन या एलॉयज में करंट फ्लो कराओगे क्या बन जाएगा, मैग्नेट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टिक करो, बार मैग्नेट, इसका आइडिया है मैं। आदित्य बेटा बात नहीं करो, ठीक है, नेक्स्ट टिक करो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
इस पे इंपॉर्टेंट लगाना, ये आ सकता है एग्जाम में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आइडिया है हमें, ओपन लूप है क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक वाली ओपन, मैग्नेटिक वाली क्लोज, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के साथ कितना एंगल बनाती है? 90। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो तो मार्क्स आते होंगे बेटा तुम्हारे। बताओ भाई कौन बताएगा? एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, तुम बुक में देखो मिलेगा ही नहीं, ढूंढो बुक जो मैंने पूछा। बस एक ही सब सीख के आते हैं 90 सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एनी एंगल, ध्यान देना मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएंगे? 90। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एनी एंगल, कुछ भी एंगल बन जाता है, कोई रूल नहीं है, 0, 30, 40, 60, 80, 90, 100 कुछ भी। ये बात लिख लो, ये बुक में नहीं लिखा बट एग्जाम में पूछते हैं। हाँ, कंडक्टिंग सरफेस के लिए, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सरफेस के साथ कुछ भी एंगल बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक एनी एंगल विथ सरफेस ऑफ कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक एनी एंगल, इलेक्ट्रिक तो 90 बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा 90 बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ भी एंगल बनाएगी, एनी एंगल, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो पहला पॉइंट देख लो क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस क्लोज लूप, ध्यान देना क्लोज लूप है ये। सेकेंड पॉइंट ध्यान से देखो, टेंजेंट टू फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब ये 3 डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम ध्यान से देखो किसका है, बार मैग्नेट का, ध्यान से देख लो, ड्रॉ करने को आ जाता है एग्जाम में कई बार। तो क्या नॉर्थ से फील्ड लाइन साउथ पे जा रही है? देखो ध्यान से, फर्स्ट डायग्राम बार मैग्नेट का और सेकंड डायग्राम किसका है, सोलेनोइड का। आइडेंटिकल है क्या? देखो ध्यान से। और थर्ड डायग्राम देखो, थर्ड डायग्राम इलेक्ट्रिक डाइपोल का है। इसका अलग थर्ड डायग्राम को नोटिस करोगे तो सारी फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही हैं, कोई भी वापस नहीं आ रही। सबने टिक कर लिया ना? पॉइंट नंबर 4 क्या करना चाह रहा है इसमें? नहीं, इलेक्ट्रिक कैसे बना सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा ओपन लूप होती है। थर्ड वाले डायग्राम में इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही तो मैं कह रहा हूँ, ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, और थर्ड वाला कौन है? अब ध्यान से देखो, डायग्राम सेम है अलग है? अलग है। फर्स्ट और सेकंड सेम है, थर्ड अलग है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, क्राउडेड फील्ड है तो स्ट्रॉन्गर फील्ड है। थर्ड पॉइंट का मतलब मैंने क्या बोला, क्राउडेड है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। फोर्थ पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, सेम रीजन कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो टेंजेंट होगी, जिसका मतलब दो डायरेक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हेडिंग टिक कर लो 5.2.3, क्या हमने पढ़ लिया, डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगले पेज में आओ, देखो कोई फॉर्मूला लिखा है 5.4, ढूंढो, ये फॉर्मूला ढूंढो, T इक्वल 2 पाई रूट आई बाई एम बी, बता दिया मैंने। ठीक है, और देखो पोटेंशियल एनर्जी कुछ लिखा हुआ है, माइनस एम डॉट बी। क्या स्टेबल और अनस्टेबल की बात कर रहे हैं? क्या स्टेबल और अनस्टेबल की बात कर रहे हैं? स्टेबल का मतलब 0 डिग्री, अनस्टेबल का मतलब 90 180, और जीरो पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, 90। ये सब क्वेश्चन पूछता है, मार्क कर लेना भाई। ठीक है, एग्जाम्पल 5.1 होमवर्क में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा।
5.1 इजी क्वेश्चन है। अभी तो बेटा 2 क्लासेस में और लगेगी। अगर स्कूल के चैप्टर खत्म करेंगे ना तो फिर नंबर कैसे आएंगे पता है ना। सर हमारे स्कूल में एसी करा रहे हैं, लिटरली कोई क्लास में जवाब नहीं देगा। सर इलैबोरेट करके पढ़ा। एग्जाम में तो पूछेगा ना वो। एग्जाम्पल 5.2 होमवर्क में बात करो बेटा, इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लगाना। बस आज यहाँ तक करते हैं, ठीक है।